अगर आप नियमित रूटीन चेकअप कराते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आती है और डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि भाई हार्ट अटैक जैसी तो कोई स्थिति नहीं नज़र नहीं आती है और आप खुद को पूरी तरह से सुरक्षित मान लेते हैं, तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ताज़ा स्टडी बताती है कि भारत में करीब 80% लोग, इस स्टडी के मुताबिक जिनकी स्टडी हुई है उसमें ऐसे लोग पाए गए जो बहुत ज़्यादा कोई सिम्टोमेटिक नहीं थे। उनके पैरामीटर्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि डॉक्टर्स के द्वारा उनको नॉर्मल घोषित किया गया था, हेल्दी और लो रिस्क माना गया था, लेकिन बाद में वो लोग हार्ट अटैक का शिकार हो गए। अब सवाल ये है कि दिल की बीमारी को जांचने का सही पैमाना क्या है, ये रिपोर्ट कितनी इम्पॉर्टेंट है, इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं क्यों उस पर चर्चा होनी चाहिए और क्या क्या इस रिपोर्ट के पहलू हैं, आज हम करेंगे खास मेहमानों के साथ इसी विषय पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं आज के मेहमानों के साथ, छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए। भारत में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है उनमें से कई लोगों की रिपोर्ट अक्सर पूरी तरह से सामान्य होती है। अब सवाल यह है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक ऐसा साइलेंट खतरा जो चुपचाप भारत के दिलों पर वार कर रहा है। दिल के दौरे को लेकर अब तक जो गणनाएं की जाती थी वो शायद भारत के लिए नाकाफी हैं। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में हुई एक बड़ी स्टडी ने चौंकाने वाला सच सामने रखा है। इस अध्ययन में 5000 से ज्यादा भारतीय मरीजों का डेटा देखा गया। नतीजा ये कि जिन लोगों को पहला हार्ट अटैक आया उनमें से करीब 80% मरीज पहले से हाई रिस्क की कैटेगरी में थे ही नहीं। मतलब साफ है कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले हार्ट रिस्क कैलकुलेटर भारतीय दिल का खतरा पहचानने में फेल हो रहे हैं। ये वही मॉडल है जिसके आधार पर डॉक्टर तय करते हैं कि किसे दवा देनी है, किस पर ज्यादा नजर रखनी है। इस रिसर्च से पता चलता है कि भारतीय मरीजों में दिल की बीमारी पश्चिमी देशों से अलग तरीके से होती है। पश्चिम में दिल की बीमारी आमतौर पर ज्यादा उम्र में होती है, लेकिन भारत में इसका खतरा बहुत कम उम्र में सामने आ रहा है। इस अध्ययन में मरीजों की औसत उम्र सिर्फ 54 साल पाई गई। डॉक्टर इसे साउथ एशियन फेनोटाइप कह रहे हैं। इसमें मरीज देखने में दुबले पतले लगते हैं, लेकिन पेट के अंदर खतरनाक चर्बी छिपी होती है। वजन सामान्य रहता है, लेकिन शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद होता है, जो दिल के लिए बड़ा खतरा है। कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट भी अक्सर धोखा देती है। कई मामलों में खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होता, लेकिन अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है, जो दिल की बीमारी का जोखिम बढ़ा देता है। समस्या की जड़ यही है। पश्चिमी देशों में बने हार्ट रिस्क स्कोर उम्र और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि युवा भारतीय मरीज अक्सर इंटरमीडिएट रिस्क की कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। ये एक ऐसा ग्रे जोन है जहां खतरा साफ दिखाई नहीं देता, इलाज चलता रहता है और दिल को समय पर चेतावनी नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, इन रिस्क मॉडलों में कई अहम कारण शामिल ही नहीं किए गए। इनमें लिपोप्रोटीन ए, एपीओ-बी, पेट के आसपास की चर्बी, लगातार रहने वाला मानसिक तनाव और किडनी से जुड़ी समस्याएं शामिल नहीं होती। यही वजह है कि असली खतरा कई बार रिपोर्ट में दिखता ही नहीं। स्टडी साफ तौर पर बताती है कि जब खतरे को कम आंक लिया जाता है तो इलाज भी देर से शुरू होता है और कई मामलों में बीमारी का पहला संकेत सीधे हार्ट अटैक के रूप में सामने आता है। इस स्टडी में साफ संदेश दिया गया है कि भारत के लिए दिल के खतरे को जांचने का तरीका भी भारतीय होना चाहिए, क्योंकि जो खतरा टेस्ट रिपोर्ट में नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होता है। अब वक्त आ गया है दिल की सेहत पर नई नजर डालने का, नए पैमाने अपनाने का और समय रहते सही कदम उठाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। डॉक्टर मोहित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। जीबी पंत हॉस्पिटल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस हॉस्पिटल ने ये बड़ी महत्वपूर्ण स्टडी की है। डॉक्टर गुप्ता, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश यादव सर, प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी एम्स के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव सर आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा सर आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर गुप्ता, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी शॉकिंग है सर ये, और बड़ी अनोखी स्टडी है कई मायनों में। लगभग 80% इंडियंस जो कि ऑलमोस्ट क्लियर्ड बाय टेस्ट्स थे, उसके बावजूद हार्ट अटैक्स उनको आए हैं। थोड़ा इसे आम भाषा में हमें समझाएं सर, इसमें क्या क्या हमको समझना है। और ऐसा लगता है कि जो प्रिवेंशन डिटेक्शन का पूरा इकोसिस्टम है, लार्जली वो
इनफेक्टिव है भारत में? मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर आप समझें, सपोज़ मैं और आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें उनसे ये पूछना है कि मेरे को हार्ट अटैक होने के चांसेस क्या हैं, तो उसके लिए 6 स्कोर्स वर्ल्ड में अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी वैलिडेटेड है, और हम भारतीय भी डॉक्टर्स भी उनको यूज़ करते हैं। और इन्हीं स्कोर्स को द्वारा हमारा प्रेडिक्शन होता है कि 10 साल में हार्ट अटैक होने का चांस कितना है, 20 साल में कितना है, 5 साल में कितना है। हमारा शुरू से ये मानना है, और मेरे सभी सीनियर मित्र भी इस चीज़ से मानेंगे, कि भारतीय लोगों में बीमारी 10 साल पहले, हमारे रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं, हमारे अंदर बीमारी ज़्यादा सीवियर होती है, डेथ और हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम ये हमेशा मानते थे कि ये कैलकुलेटर्स जो डेवलप किए गए हैं, इसमें इंडियन और साउथ एशियन पॉपुलेशन वो रिप्रेजेंटेड या तो बहुत कम है या ना के बराबर है, और हम लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमने जिन लोगों को हार्ट अटैक हो गया था, हार्ट अटैक यानी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्क उनको रहा होगा, उन लोगों के अंदर जब हम ये रेट्रोस्पेक्टिवली यानी होने के बाद हम कैलकुलेटर लगाते हैं, तो आइडली उस कैलकुलेटर को इन्हें या तो हाई रिस्क में या इंटरमीडिएट रिस्क में कम से कम क्लासिफाई करना चाहिए था। लेकिन हमने जब इनको लगाया 6 के 6 स्कोर्स को, हमें हैरानी हुई कि ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों को इन स्कोर्स कैलकुलेटर ने लो टू इंटरमीडिएट रिस्क में डाला, यानी केवल 10 से 15, 20, 25% जो हमारे मरीज थे उनको हाई रिस्क में किया। ये चिंता की बात है। यानी अगर हम देखें कि एक व्यक्ति जो जा रहा है, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स जो हार्ट के इंडियन पेशेंट्स के लिए वो इसमें ज़्यादातर इंक्लूडेड नहीं होते, अगर इसलिए मैं स्ट्रांगली इस बात को सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहता हूं कि अगर हम भारतीय हैं तो हमारे लिए भी प्रॉपर और कस्टमाइज्ड रिस्क कैलकुलेटर्स डेवलप होने चाहिए। अक्सर ऐसी स्टडीज़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सालों सालों स्टडीज़ चलती हैं, 20-20, 30-30 साल लोगों को, नॉर्मल लोगों को फॉलो किया जाता है, तब उनमें देखा जाता है। लेकिन इसका एक और सिंपल तरीका है जो अब हम आगे कर रहे हैं, कि जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ है उनके पैरामीटर्स को नॉर्मल तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और उसको हम अलग अलग पॉपुलेशन में। डॉक्टर गुप्ता, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जी थोड़ा सा यहाँ पर आपकी तवज्जो चाहूँगा। आपने कहा कि हमारे कैलकुलेटर्स, आपने कहा कि ग्लोबल मॉडल हैं, वेस्टर्न मॉडल हैं, और अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ तो फ्रेमिंगम, क्यू रिस्क, इस तरह के कुछ पैरामीटर्स। थोड़ा हमें समझाएं सर कि आज जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो सारे क्या वेस्टर्न कैलकुलेटर्स पर ही आधारित हम करते हैं? हमारा अपना इंडिजिनस कोई कैलकुलेटर यानी कि अभी तक नहीं हुआ है? यस, अभी तक नहीं बना है। कोई भी वैलिडेटेड कैलकुलेटर अभी तक इंडिया में नहीं बना है। हमने हार्ट इंटरवेंशन के लिए, यानी जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी हो जाती है उसके बाद डेथ होने के चांसेस क्या होते हैं, उसके लिए हमने इंडियन कैलकुलेटर मर्क मॉडल के नाम से आज से 2 साल पहले बनाया था, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हुई थी। उसको हम बड़ी स्टडीज़ में वैलिडेट कर रहे हैं। लेकिन प्रिवेंशन, यानी मेरे और आप जैसे नॉर्मल लोगों में आगे होने के चांसेस क्या हैं, उसका मॉडल बनाना, कैलकुलेटर बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है इंडियन पेशेंट्स के लिए। हम लोग एट दी हाईएस्ट रिस्क हैं, जिसको आपने साउथ ईस्ट एशियन कोहॉर्ट कहा, उसमें भारतवर्ष की हाई रिप्रेजेंटेशन है, बाकी लोग भी कंट्रीज हैं। पूरे विश्व में साउथ एशियन कोहॉर्ट होना, यानी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बनाऊं, इस चीज़ पे तवज्जो दीजिएगा जनाब, कि साउथ एशियन होना, इंडियन होना अपने आप में एक रिस्क एनहांसर है। ये ऑफिशियली अमेरिकन गाइडलाइंस में डॉक्यूमेंटेड है। केवल साउथ एशियन कोहॉर्ट को बिलोंग करना एक अपने आप में हमारे रिस्क को बढ़ा देता है। तो क्या ये लॉजिक नहीं कहता कि हमारी कैलकुलेटर्स, या इन स्टडीज में जब आप कैलकुलेटर बना रहे हैं तो इंडियन पेशेंट्स को इक्वली रिप्रेजेंट करिए, एब्सोल्युटली उनको भी लीजिए, उनके रिस्क फैक्टर्स को भी अकाउंट करिए। ये जब तक नहीं अकाउंट होंगे, हमारे कैलकुलेटर गलत रिस्पॉन्ड करेंगे, और वही हुआ इसके अंदर। यानी कि आप इसको इस तरह से समझिए कि ये कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि आजकल सारे के सारे टेस्ट फेल हो जाते हैं और उनमें जो डायग्नोसिस या जो भी संकेत मिलते हैं वो गलत। इसको इस तरह से समझिए, लार्जर पिक्चर है इसके पीछे, एक बिगर पर्सपेक्टिव है इस स्टडी के पीछे। वो ये है कि तुरंत एक इंडिजिनस कैलकुलेटर की हमें आवश्यकता है, और इस दिशा में भारत सरकार को R&D इन्वेस्टमेंट सब करना पड़ेगा। ये एक बड़ी पिक्चर इससे निकल करके सामने आ रही है। डॉक्टर यादव, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लो रिस्क लेबल मिसलीडिंग हो रहा है इंडियन पॉपुलेशन में, तो सर ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम मेडिकली अपने आप को काफ़ी एडवांस बताते हैं, दूसरी चीज़ों में भी हम वर्ड्स फार्मेसी हैं दुनिया के, हम इतने सारे मेडिकल सॉल्यूशंस के प्रोवाइडर हैं, और हम अगर अपने मार्कर्स नहीं बना पा रहे हैं या कैलकुलेटर्स नहीं बना पा रहे हैं तो कितना बड़ा चीज़ हम मिस कर रहे हैं सर। देखिए, मैं ये बात तो बहुत पहले से कहता आया हूँ कि इन कैलकुलेटर से सिर्फ आप परसेंटेज या चांस ही कैलकुलेट कर सकते हैं
इंडिविजुअल आदमी का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि उसको हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा। हम भारतीय, ये बहुत पहले से, अगर हम बहुत अक्सर जब भी हम लेक्चर लेने जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम भारतीय ज्यादा रिस्क में हैं। हम एज ए इंडियन वी आर हैविंग इंक्रीज रिस्क। हमारे प्रोटीन, जैसे अब हम नहीं कहते एलडीएल, बाहर वाले को कहते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल 180 से ऊपर है तो आप रिस्क है। हम कहते हैं हमारा तो 160 पे ही रिस्क है। बाहर कहते हैं कि एलडीएल 130, हम कहते हैं हमारे 100। हमारा लाइपोप्रोटीन ये बहुत हाई, अगर आप देखोगे हमारा एचडीएल बहुत लो है। दूसरी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे देश में आप देखेंगे कि एक्सीडेंट जो होते हैं गाड़ियों के, ज्यादातर ओवर स्पीडिंग से नहीं होते। और भी बहुत कारण है, आपका टायर बस्ट हो गया, आपकी गाड़ी पुरानी है, आपके ड्राइवर ने पी के चलाया। तो अगर आप ये कहें कि सिर्फ हाई अगर 120 पे चलाएंगे तभी आपको एक्सीडेंट होगा, तो ये गलत है। इस प्रकार अगर आप सिर्फ इन्हीं जो कैलकुलेटर अवेलेबल है जो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका 5 साल 10 साल 20 साल में रिस्क फैक्टर ये है हार्ट अटैक होने का, अगर आप सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देंगे तो जो हमारी 40 की स्पीड पे एक्सीडेंट होते हैं वो आप मिस करेंगे। वही हम मिस कर रहे हैं। हमारी और भी बहुत चीजें हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आप लो रिस्क को भी बिलोंग करते हैं तब भी आप में चांस है हार्ट अटैक का। हाई रिस्क को बिलोंग करते हो तो ज्यादा चांस है। बस आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं लो रिस्क हूं तो मुझे हार्ट अटैक होगा ही नहीं, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे इंडियन में हम ओबीज नहीं है। मैंने भी एक स्टडी की थी, उस स्टडी में बड़े बड़े आश्चर्यजनक हुए थे, लेकिन वो हार्ट अटैक पेशेंट की थी कि हम स्मोकर भी कम है, हमारी वजन भी ज्यादा नहीं है, हम डायबिटिक भी कम है, फिर भी हमको मैसिव हार्ट अटैक होता है। तो ये बहुत जेन्युइन है कि हम वो फैक्टर खोजें, हम इंडियन में अलग से खोजें कि क्या है हमारे में वो जो इन मार्कर से अलग है कि हम जो, जैसे डॉक्टर मोहित की स्टडी ने कहा कि हम लो रिस्क बिलोंग करते हैं फिर भी हमें हार्ट अटैक ज्यादा होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और अगर इस पर स्टडी की जाएगी तो और भी रिस्क हमें मिलेंगे जो हम इंडियन में एक्सक्लूसिव है, जो बाहर की पॉपुलेशन में नहीं है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। पब्लिक हमेशा जैसे कहती है कि मैं लो रिस्क हूं, डॉक्टर साहब मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। मैंने कहा नहीं भाई, आप सिर्फ भारतीय हैं, चाहे आप लो रिस्क है चाहे हाई रिस्क है, आपको अपनी हर चीज कंट्रोल करनी है। आपको एक्सरसाइज करनी है, वजन कम करना है, आपकी जो विसरल फैट कम करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। हाई आपको अगर माइल्ड ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है तो कंट्रोल करिए। आपको अपनी डाइटरी हैबिट कंट्रोल करनी है। मैं तो ये कहता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसकी लाइफस्टाइल अच्छी कीजिए। ये मत कैलकुलेट करिए कि ये लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है। ये हम इंडिया में सबसे बड़ी जो स्टडी ने ये बात प्रूव भी कर दी है जी कि आप अगर लो रिस्क भी है तो भी सुधर के रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप अगर थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली। देखिए मतलब मेरे लिए ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हमने इस पे कई मर्तबा हमने शोज़ भी किए हैं, समझने की भी कोशिश की है। मेरे लिए थोड़ा सा चौंकाने वाली बात ये है कि एक हमारे इंडिजिनस कैलकुलेटर्स को एक तो हमने मान्यता क्यों नहीं दी, उस पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ, नंबर वन। दूसरा, हमने क्लिनिक लेवल पे भी, डॉक्टर्स लेवल पे भी हमने अपने अलग क्योंकि हम सब जानते हैं, पिछली मर्तबा बातचीत भी हुई थी इस पर, डॉक्टर मेहरोत्रा जिसका जिक्र अभी डॉक्टर गुप्ता ने भी किया और उनकी स्टडी भी बता रही है, साउथ एशियन फिनोटाइप जो है इंडियंस में, ये जो यूनिक बॉडी टाइप है हमारा, इस पे हम कई बार बातचीत कर चुके हैं। TOFI, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। सबको लगता है कि भाई बड़ा दुबला पतला फिट है, सब कुछ है। ये पैटर्न होने के बावजूद हमारा जो विसरल फैट है, कितनी बार आप लोगों ने और सर लोगों ने आके बताया है इस पे, लेकिन इस स्टडी के बाद कितना ज़रूरी है सर कि इस पे गंभीरता से काम हो और साउथ एशियन फिनोटाइप के हवाले से भारतीयों को ट्रीटमेंट का और प्रिवेंशन का पूरा ताना बाना अलग किया जाए। डॉक्टर मेहरोत्रा। First of all, I would like to congratulate Dr. Mohit Gupta साहब for highlighting this very important issue, defender. इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कई बार आपके चैनल पे डिस्कस भी हुआ है कि the way we are cardiac disease यंग्स में हो रही है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन MI है, ये सब कुछ हम सब कुछ जानते हैं। भी आप दरवाजा कह रहे थे कि हम फार्मेसी वर्ड है, वी आर बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स वी आर बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन प्रिवेंशन में वी आर फार बिहाइंड। वी डोंट हैव ए रोबस्ट प्रिवेंटिव सिस्टम विद अस। प्रोग्राम्स हैं, कई हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अगर हम रोबस्ट प्रिवेंटिव प्रोग्राम बनाएंगे तो सारे SOPs जो है, हम कैमरे पहले भी डिस्कस हुआ है, तो जितने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, नॉट ओनली लिपिड्स, मल्टीपल चीजें हैं। जैसे इंडियन फिनोटाइप की बात हो रही है, इंग्लैंड में जो साउथ वाली जगह है वहां पे इंडियन बहुत ज्यादा रहते हैं, तो पहली बार ये होता है कि साउथ फॉल्स जो साउथ एशियन साउथ इंडियन हमारे आता है, उनमें MI ज्यादा होता है। इवन इन डॉक्टर्स वहां से भी इश्यू हुआ था और ये बस फाउंड कि वी आर मोर फाउंड फॉर दिस।
हमारा जो जेनेटिक पैटर्न है, अभी जो कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही थी कि माइल्डली रेज्ड एलडीएल और स्लाइटली रेज्ड दिस ट्राइग्लिसराइड एंड slightly lower HDL with visceral adiposity. It is highly it's very of high risk. We all know this. Problem जो दूसरी है हमारे साथ में कि we don't have a good preventive structure. अभी पहले भी बात हुई, आजकल प्रिवेंटिव वाली बात चल रही है। इसमें प्रिवेंशन में क्या है, अगर कोई जैसे स्टेट्स है, यूएस है, तो वहां पे ईयरली फिजिकल होना है तो पर्सन हैज टू गो टू ए डॉक्टर। वो डिसाइड करते हैं कैसे होना है, क्या होना है, डिफरेंट पैरामीटर्स देखे जाते हैं, एक ही पैरामीटर्स नहीं देखा जाता, फिर दे ऑर्डर द टेस्ट कि क्या होना है। यहाँ रिवर्स है जी जी, कॉमन इसमें प्रैक्टिस है। हर कोई अपने वो, इस समय तो हर जगह इतनी ज्यादा पैथोलॉजी लैब्स खुल गई हैं। मॉर्निंग में आता है लड़का, वो ले जाता है आपका सैंपल, शाम को कॉपी टाइप हुआ, तो पहले तो रिपोर्ट भी आती है, तो व्हाट्सएप पे आता है सारी चीज, उसमें उन्होंने देख लिया सब ठीक है, हाँ ये तो ठीक हूँ। तो वो जो चीजें हैं, मतलब वी डोंट हैव ए रोबस्ट प्रिवेंटिव सिस्टम। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। उसके लिए होना ही होना चाहिए। हम चीजों को जानते हैं, उनको एक साथ असेंबल करते हैं, उनको सामने लाने की जरूरत है। करेक्ट। नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एलिमिनेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है। अब मैं इसीलिए दोबारा फिर बोलूंगा, आई मस्ट कांग्रेचुलेट डॉक्टर मोहित गुप्ता साहब फॉर हाईलाइटिंग दिस इशू। एब्सोल्युटली सर। देखिए, ये इस रिपोर्ट के बाद एक चीज़ बड़ी अच्छी हो जाती है कि बार बार जो कहा जाता है ना कि सब भारत में हमारे पास लार्ज स्केल डेटा नहीं है, लॉन्ग टर्म क्लिनिकल डेटा जिसमें रूरल हो, अर्बन हो, बाकी रीजन, डाइट, जेनेटिक्स के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हो। थोड़ा ये देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है भारत का, बट इस तरह के रिपोर्ट्स के आने के बाद एक रिलायबल मॉडल बनाने की दिशा में कम से कम गंभीरता से काम होना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल बातें हो गई, अब ब्रेक के बाद हम आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिपोर्ट में क्या है और ये क्या चीज़ को हाईलाइट करती है और क्या क्या कमी है। रिपोर्ट के बाद हम आपको सीधा सीधा कहेंगे जो हमने पहले भी आपसे कहा है, आज फिर बताएंगे, हमारे तीनों डॉक्टर्स बताएंगे संक्षेप में। आप अपने आप को अमेरिकन और यूरोपियन मत समझिए साहब, आप अलग हैं, आप अलग हैं। आप पतले भी हैं तभी भी आप हाई रिस्क पे हैं, आपकी एज कम है तभी भी आप हाई रिस्क पे। ये सीधा सीधा सपाट रूप से, जैसा सर भी बता रहे थे अभी, ये मैं आपको बता रहा हूं। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये हमारे तीनों डॉक्टर्स आपको अपने अंदाज में समझाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो जीबी पंत हॉस्पिटल देश का बड़ा ही प्रतिष्ठित सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसकी ये रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है स्टडी के मुताबिक कि जिन लोगों को डॉक्टर साहब ने कह दिया ना कि आप नॉर्मल हैं, लो रिस्क कैटेगरी में हार्ट अटैक के, ऐसे लोगों में भी हार्ट अटैक्स आए हैं। तादाद ज़्यादा है, याद रखिएगा, लगभग 80% ये रिपोर्ट कहती है। तो इसलिए आज थोड़ा सा सचेत और आगाह करने के लिए हम आपको आए। डराना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिंपल आपको जागरूक करना है। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जीबी पंत हॉस्पिटल से ही हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप ज़रा बताइए सर कि एक आम भारतीय इर्रिस्पेक्टिव कि वो कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा है, टेस्ट कौन से कराता है, किन डॉक्टर के पास जाता है, बट बुनियादी चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है सर कि हम यूरोपियंस, अमेरिकन से अलग किस मामलों में हैं जब व्हेन इट कम्स टू हार्ट रिलेटेड इश्यूज? देखिए, मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जागरूक रहना ज़रूरी है। और मेरा स्ट्रॉन्ग नोशन रहा है, इसके लिए ABCDE अप्रोच को आप ध्यान रखिए, जो डॉक्टर राकेश ने बहुत सुंदर रूप से बताई थी। मैं आपको समराइज़ करता हूँ। पहला है सजग रहना, असेस, अलर्ट और एक्टिव रहना। साल में एक बारी, यदि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और डेफिनेटली 30 साल से ऊपर है, अपने रेगुलर ब्लड प्रोफाइल कराइए, जिसमें ब्लड शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, एक बारी बेसलाइन ECG होना चाहिए, एक बारी बेसलाइन TMT और इको होना चाहिए। ये एक बेसिक प्रोफाइल आप अपना करा के रखिए, खासकर ब्लड का प्रोफाइल आप रेगुलरली कराते रहिए। दूसरा, आपको B ध्यान रखना है। B है आपका ब्लड प्रेशर। आप जानते हैं 20% लोग हमारे यहाँ हाइपरटेंसिव डायग्नोज नहीं होते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनको हाइपरटेंशन है। इसलिए अपने ब्लड प्रेशर को एटलीस्ट साल में एक बारी ज़रूर चेक कराएं। यदि आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, हो सकता है ब्लड प्रेशर आपको हो और वो हिडन रिस्क फैक्टर पकड़ में आ जाता है। इसी तरह दूसरा भी आता है अपनी ब्लड कोलेस्ट्रॉल।
ब्लड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को संयम में रखें, जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको आप लेस देन 100 रखें। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहे, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो भी लेस देन 100 रहनी चाहिए आपकी, ये बहुत ज़रूरी है। ये वैल्यूज़ भारतीयों में इन वैल्यूज़ और कम होती हैं। सी के अंदर आपका आता है डेफिनेटली सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करिए जनाब। किसी भी फॉर्म ऑफ सिगरेट, तंबाकू हो, बीड़ी हो, वेपिंग हो, इन सबको बिल्कुल बंद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका आता है डी यानी डाइट। भोजन पर बहुत ध्यान रखिए। हरी सब्जियां, रेगुलरली ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना, पल्सेस को लेना, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी को लेना, नट्स और लेग्यूम्स को लेना, हरी सब्जियों को लेना, और साथ में बादाम है, इन सब चीज़ों को आप रेगुलरली लेते रहिए। ई के अंदर आता है आपकी एक्सरसाइज। डेली आप ध्यान रखिए, भारतीय वर्ड्स को ध्यान रखिएगा हमारे दोस्तों, अगर आप डेली 30 से 35 मिनट वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, चाहे आप मोटे पतले वो मैटर नहीं करता, आप डेली अपनी उम्र में 30 से 35 मिनट घटा रहे हैं, इसलिए डेली वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट ये आता है इमोशनल रेगुलेशन। आज आफ्टर डायबिटीज एंड स्मोकिंग, सुनिए, लैंसेट की इंटर हार्ट स्टडी ने दिखाया था स्ट्रेस, साइकोसोशल स्ट्रेस 3rd हाईएस्ट स्ट्रेस फैक्टर है, और भारतीयों में तनाव की प्रेवलेंस मोर देन 80% है। ये स्टडी हमारी तनाव की ऑलरेडी हमारी अपनी जर्नल में पब्लिश हो चुकी है, इंटरनेशनल जर्नल में। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री लिविंग बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आई थिंक आपने बहुत ही आसान भाषा में एक आम आदमी को हमेशा याद रखने वाले अंदाज में आपने बता दिया। समय का अभाव है इसलिए मैं आपको टोका हूँ। डॉक्टर यादव, इसके बावजूद जो सर ने बताए उन पैरामीटर्स के बावजूद ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं ये भी सजेस्ट कर रही है हमारे टेस्ट, अगर आप टेस्ट भी करा रहे हैं तभी भी अपने पैरामीटर्स चेक भी करा रहे हैं, उसके बावजूद सर सतर्क तो रहना पड़ेगा। सारे टेस्ट, दुनिया के कोई भी टेस्ट हो, पूरी सच्चाई तो नहीं बताएंगे। देखिए, आपने टेस्ट करा लिए, आपने पोल्यूशन टेस्ट कराया, आपने स्ट्रेस टेस्ट कराया, आपने अपना खान पान टेस्ट कराया, आपने जो आपके सब्जियों में एडल्ट्रेशन हो रहा, पेस्टिसाइड डल रहा है, टेस्ट कराया नहीं कराया ना, तो बहुत चीजें हम टेस्ट ही नहीं कराते हैं, ना टेस्ट हो सकती है। जो आपकी, जैसे कहते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस से आपकी लाइफस्टाइल ही खराब हो जाती है, आपके बॉडी में कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, आपके बॉडी में जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है, सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ जाती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई होगी। तो बहुत ऐसी चीजें जो हमारे भारतीय में पाई जाती है वो हम टेस्ट ही नहीं करते, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपको हार्ट अटैक होने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। तो ये मान लीजिए कि आप बस 5-7 पैरामीटर टेस्ट करके और प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बाकी 25 आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको, अब आपने, जैसे एक सिंपल सी बात है, एचपीवी वैक्सीन पे अभी बात चल रही है, तो हमारा मानना क्रॉनिक सर्वेसाइटिस अगर बच्चों में है, जिन बच्चों में, उनके लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई। जो कम उम्र में माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, उनकी लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई। जबकि अगर आप उनके बचपन के पैरामीटर देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सब निगेटिव आएगा। एक जो सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, हम आज भी 25 बीएमआई के ऊपर ओवरवेट मानते हैं और 28 से ऊपर ओबेसिटी मानते हैं। ये सब वेस्टर्न डेटा है। मेरा मानना है कि हमारे इंडिया में 23 के ऊपर ओवरवेट होना चाहिए और 25 बीएमआई के ऊपर ओबेसिटी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर से तो पतले दिखते हैं, जैसे आपने बताया हमारी इंटरनल चर्बी ज्यादा है। तो अगर हम सब चीजें घटाएंगे, हम एलडीएल को, हम टोटल कोलेस्ट्रॉल को 150 कर दें, हमें इन सब पैरामीटर, मुझे लगता है आप जैसे जानकार बड़े बड़े संस्थानों से आने वाले लोग इस तरह के रिकमेंडेशंस कर रहे हैं, तो इस पर जरूर तवज्जो मिलनी चाहिए। इंडियन बॉडी अलग तरह से रिएक्ट कर रही है, ये सच्चाई की स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। हिडन फैट, शुगर प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल पैटर्न सब अलग है। मेहरोत्रा सर के साथ मैं नहीं आ पाया क्योंकि समय का अभाव था, लेकिन उनसे हम समय समय पर उनका भी इनपुट लेते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर याकेश यादव सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहित गुप्ता सर, आपके थ्रू हम जीबी पंत हॉस्पिटल को भी कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।